तो बहुत क्रेज बना यूथ के अंदर कि यार अमेरिका में सेटल होना है, वहाँ पे जॉब जाके करनी है, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं मेरा। 80% लोग अमेरिका के डफर्स हैं। उनको कॉमन सेंस बहुत कम है। वो लकीर के फकीर जिसे कहते हैं ना, वो हैं। तो कामयाबी का सबसे बड़ी रेसिपी है, अगर आप वहां जाते हो अपनी वैल्यूज मत छोड़ो और वहां के सिस्टम्स को फॉलो करो। अमेरिका में जाता है वो इलीगल तौर पे क्यों जा रहा है, जब उसे पता है मैं लीगल पे जा सकता हूँ तो इलीगल ही रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है। कितने वीजे उन्होंने हर साल देने हैं ग्रीन कार्ड, तो 100 साल का वेटिंग पीरियड आ गया। जो डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं उनका फ्यूचर अब कैसा है आगे? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आपने तो अमेरिका को 25 साल से जाना है सर। कैसे आप सभी, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज का जो ये पॉडकास्ट रहने वाला है बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आज नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट रहने वाला है। ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है जो अभी तक आपको ढंग से नहीं मिल रही थी। किन लोगों को मिलेगी सबसे ज्यादा? जो लोग यूएस से जाना चाहते हैं, जो सपना देख रहे हैं कि हमें अमेरिका में सेटल होना है, कि अमेरिका में सेटल होने से क्या सच में फ्यूचर बदल सकता है, क्या डिपोर्टेशन जो लगातार बढ़ा है ट्रम्प के आने के बाद से वो क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वहां पर स्टार्टअप करना आसान हो सकता है आप सभी के लिए। या अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट को लेकर, इंडियन और यूएस स्टॉक मार्केट ये ऐसी मार्केट है जहां पे लोगों को लगता है कि वहां अगर हम पैसा लगा रहे हैं जाकर तो वहां ज्यादा चीजें मिल रही हैं। वहां का बच्चा कैसे कामयाब हो रहा है जल्दी और यहाँ का बच्चा क्यों पीछे रह पा रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है इसके जो गेस्ट है ना वो खुद अमेरिका से आए हमारे बीच। इंडिया के थे लेकिन अमेरिका जाकर रहने लगे। 25 सालों से अमेरिका के अंदर वो खुद रह रहे हैं, वहां जाकर जॉब करी और आज वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, पर्दा कहते हैं ना आंखों से हटा रहे हैं सच्चाई क्या है। क्योंकि हमें लगता है कि अमेरिका जाना आसान हो सकता है, वहां जाकर चीजें बड़ी बड़ी होंगी, सपने बहुत बड़े हर कोई देख रहा है, लेकिन सही क्या है, सच्चाई क्या है, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगी। हम बात कर रहे हैं जीएस भाटिया जी की। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार आमिर जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत मजा आने वाला है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों से आज रूबरू हम लोगों को कराएंगे, पर्दा हटने वाला है, क्योंकि इंडिया का एक इंसान अमेरिका जाके रहा, 25 साल से आप वहां पर हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा जीएस भाटिया जी, 25 सालों से अमेरिका में हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें पहले बताएं। देखिए जी, बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका गया 25 साल पहले। यहाँ पे मैं बहुत पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, बीएससी करी थी, तो वहाँ पे मुझे उन दिनों में मौके भी कम थे इंडिया में। हाँ। तो शुरू से सपना था कि अमेरिका में जाके थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो वो किया और जो सोचा था वो पा लिया। अच्छा। जी, तो वहाँ पे जाके शुरू में तो स्ट्रगल होती है, तो आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो वहाँ पे जाते हो, जो तो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो पता है, हाँ। वो आर्किटेक्ट है उसको पता है क्या करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको पता है। तो जैसे हम जैसे लोग हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं थी, तो ये सोचते थे वहाँ पे जाके करेंगे क्या। तो डिफरेंट थिंग्स ट्राई करी। तो मैं बेसिकली गैम्बलर था, इंडिया से ही गैम्बलिंग करते थे। जी। तो यहाँ पे तो इलीगल थी, तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि गैम्बलिंग लीगल है, तो कसिनो में गए तो वो स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे तो पुलिस पकड़ लेती है, तो वहाँ पे लीगल गैम्बलिंग देख के बड़ा मज़ा आया। तो फिर उसी को मैंने कैरियर बना लिया। मैंने देखा कसिनो में लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं जी, बहुत पैसा बनता है, तो मैंने फिर गैम्बलिंग से ही अपना कैरियर बनाया। तो कसिनो में मैंने 15 साल लगभग बहुत बड़े कसिनो में काम किया और वहाँ से बहुत कुछ सीखा और सोचा था 55 साल में रिटायर हो जाऊँगा। स्टॉक्स का काम साथ में मैं करता था। अच्छा। तो 55 साल की एज में मैं रिटायर हो गया। कैलिफोर्निया में था तो छोड़ के वहाँ पे सब कुछ। अब अगर मैं एक छोटे से शहर में कहूँ, न्यूयॉर्क, नियाग्रा फॉल के पास एक कुटिया बना के मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 डॉगीज़ जो हैं, हम इकट्ठे लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी है अपनी। सर 25 साल बहुत होते हैं एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना, और इंडिया जैसे देश को छोड़कर आप अमेरिका में जाकर रहे अपने करियर बनाने के लिए। लेकिन आज भी ना ये चलन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा आपने कहा कि आप एजुकेशन कम होने के बावजूद आप वहाँ गए क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं थी आपके पास, ना आर्किटेक्चर थे ना इंजीनियर थे, तो फिर भी आपने वहाँ जाके जॉब तलाश करी। आज भी ये चलन ना बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करें, 8-10 सालों में तो बहुत क्रेज बना यूथ के अंदर कि यार अमेरिका में सेटल होना है, वहाँ पे जॉब जाके करनी है, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं मेरा। तो ये जो चलन चल रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यही है कि सपने जो यहाँ पे जिसको लगता है कि पूरे नहीं हो पा रहे, हाँ। शॉर्टकट्स, इंडियंस जो है ना, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हमें ये नहीं कि 20 साल 30 साल मेहनत करके कुछ बने।
हमें चाहते हैं कि आज ही बने, तो उसलिए अमेरिका इज़ द राइट प्लेस। वहाँ पे सपने पूरे होते भी हैं और हर किसी के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हर किसी के लिए। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने देखा है, मेरे साथ रूममेट्स थे जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, ट्रक ड्राइविंग शुरू की, आज वो मल्टी मिलियनियर्स हैं। ट्रकिंग कंपनीज और उन्होंने और प्रॉपर्टीज़ ली, और मतलब वहाँ पे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट जो है ना, हर किसी के लिए मौके हैं बहुत सारे। तो इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो पुराने अमीर लोग हैं, तो वो नए आदमी के लिए आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंपटीशन बहुत है, तो इसलिए वो वहाँ पे जाने का रुझान होता है कि वहाँ पे जाके अपने सपने पूरे किए। सर सपने पूरे करना अच्छी बात है कि हम कहीं अपने सपने देख रहे हैं कि हमें जाके पूरा करना है, लेकिन सपने ना आसानी से पूरे नहीं होते, स्ट्रगल आता है। जैसे आपने भी अपनी 25 साल की लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किए होंगे, तो जब कोई अमेरिका जा रहा है तो किस तरह के स्ट्रगल उसको फेस करने पड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना आज भी है कि यार मुझे अमेरिका जाना है। देखिए, जो लोग जाते हैं ना, अगर तो लीगल तरीके से जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जाने की। तो जिसने जाना है वहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए, तो उसको तो सबसे पहले ये करना चाहिए, जहाँ पे आप जा रहे हो ना वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करो। हमारे जो कई लोग H1B वीज़ा के ऊपर जाते हैं, उनको ये होता है कि पता नहीं कितने साल के लिए जाना है, तो वो अपने ही इंडियन डायस्पोरा में ही बिजी रहते हैं, तो अमेरिकन कल्चर को वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो उसको आप अपना घर नहीं बोलते अमेरिका को। अच्छा। तो मैंने बहुत जल्दी ही पता था मुझे कि मैंने वहीं रहना है, फैमिली मेरे बच्चे सब वहीं आ गए, तो मैंने उसको अपना घर बना लिया। अच्छा। देखिए ना, आप अगर यहाँ पे दिल्ली में रहते हो और कहीं बेंगलोर में चले जाओ, अगर वहाँ पे आप फॉरेनर की तरह रहो, कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज ना सीखो, वहाँ का खाना ना खाओ, वहाँ के जोक्स ना आपको पता हो, तो आप वहाँ इंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कुछ इंडियन जो यहाँ से वहाँ जाके रहते हैं, तो अपने इंडियन लोगों से ही दोस्ती करना और वही सुनी सुनाई बातें जैसे होती हैं, तो उस तरफ, तो फिर वो अमेरिका का कंप्लीट मज़ा नहीं ले सकते। तो मेरे मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मेरे शायद ही कोई इंडियन दोस्त हो। जितनी देर मैंने कसिनो में जॉब की, तो मेरे सारे ही दोस्त दूसरे लोग थे, क्योंकि मैं उनसे कुछ सीख पाता था। मुझे था कि मुझे कुछ सीखना है, यहाँ का कल्चर के बारे में सीखना है। तो 2-3 साल जॉब करने के बाद मेरे कसिनो के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो स्टॉक्स के लिए मेरे पास एडवाइस के लिए आते थे। हमारा 401k होता है, जहाँ यहाँ प्रोविडेंट फंड होता है ना, तो उनका 401k होता है। अच्छा। तो उसको स्टॉक्स में लगा सकते हो आप। तो वो मेरे से एडवाइस लेने की लाइनें लगी होती थी कि यार मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। प्रॉपर्टी डीलिंग, प्रॉपर्टी में आया, मैंने कुछ प्रॉपर्टी परचेज की 2008 में, प्राइसेस काफ़ी नीचे थे, तो तब सारों ने देखा कि कैसे ये सक्सेस स्टोरी, हमारा एक कोलीग है जो इंडिया से आया है, और हमारे ही सिस्टम, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी वहाँ के लोगों को उन्हीं के सिस्टम्स के बारे में मैं जब एक्सप्लेन करता था। अमेरिका के लोग, एक बात आपको बताऊं, 80% लोग जो है ना, लफज सख्त है वैसे, पर डफर्स हैं। 80% लोग ऐसा अमेरिका क्यों? के डफर्स हैं। उनको कॉमन सेंस बहुत कम है। वो लकीर के फकीर जिसे कहते हैं ना, वो हैं। वो सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, पर ऊपर वाले 5-10% जो लोग हैं ना अमेरिका को, वो चलाते हैं। वो जो उनको बस जितना कमाया, बियर पी ली, इंजॉय कर लिया, पैसे खत्म कर दिए। वो स्लेव्स की तरह जिंदगी जी रहे हैं 70-80% लोग। अमेरिका में गरीबी बहुत है, आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में गरीब नहीं है। वो पे चेक टू पे चेक है, कमाया, खाया, खत्म कर दिया। Okay. वो उनको एक हफ्ते का भी उनके पास पैसा बैंक में नहीं होता कि वो, अगर उनकी जॉब चली जाए, एक हफ्ता भी वो गुजारा नहीं कर सकते। हमारे लोग वहाँ पे क्यों कामयाब हो जाते हैं? मैंने अपने बच्चों को पहले दिन ही बोला था कि इंडिया का कल्चर आप मत छोड़ो, इंडिया के संस्कार आप अपने पास रखो, अमेरिका के सिस्टम्स को अडॉप्ट कर लो। यू कैन हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो कामयाबी का सबसे बड़ी रेसिपी है, अगर आप वहाँ जाते हो, अपनी वैल्यूज़ मत छोड़ो और वहाँ के सिस्टम्स को फॉलो करो, वहाँ के सिस्टम्स को अडॉप्ट करो, शॉर्टकट रहने जैसे दो। आपने कहा वहां के सिस्टम को फॉलो करो। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे होंगे, जिनके मन में चल रहा होगा कि अब मुझे अमेरिका जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आपसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना चाह रहा हूँ, जो अमेरिका अभी जाना चाहते हैं, जिनके मन में ऐसे सवाल उठता है कि मुझे अमेरिका जाके सेटल होना चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले अपना माइंड मेकिंग में क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आप इमिग्रेशन वाला देखें हिसाब किताब के, वहाँ पे जाके आप किस तरह से लीगल रह सकते हैं। अगर आप इलीगल वहाँ पे रहते हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ता है। जॉब भी आप जैसे $16 मिनिमम पर आवर है वहाँ पे वेज, तो आपको किसी के यहाँ $10 $11 पे काम करना पड़ेगा।
ठीक है ना, तो आप सिक्योर नहीं होते। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी 2 नंबर में जाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे इंडिया में ही अपने मौके देखें। अब जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि 40-50 लाख रुपए दे के पंजाब से बहुत सारे लोग वहाँ गए और वापस डिपोर्ट भी 2-3 महीनों में वापस डिपोर्ट हो गए। बेड़ियों में जकड़ के हम आए, हमने वो दृश्य देखा। तो बहुत ही दुख होता है इस बात के। एक तो उन माँ बाप से पूछता हूँ कि 40-40 लाख रुपए लगा के आपने बच्चों को वहाँ पे मौत के हवाले कर दिया। वहाँ पे चांस ये है कि रास्ते में भी मर सकते हैं, और वहाँ पे पहुँच भी गए दीवार टाप के आप वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जेलों में उनको पहले रखते हैं, फिर आपका लीगल स्टेटस नहीं होता, फिर पीछे से आपके माँ बाप बीमार हो जाएं, बहन भाई की शादी है वो नहीं आ सकते, तो वहाँ पे लीगल प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं होता, तो उनकी तो ज़िंदगी नरक हो जाती है जी। तो अगर वो कामयाब हो भी जाए पैसा कमाने में, उस पैसे का क्या फ़ायदा अगर पीछे आपने अपने माँ बाप, बच्चे, भाई बहन छोड़ के आए हो। तो पहले तो लीगल स्टेटस देखो किस तरीके से आपको अमेरिका जाना है। एक अपने आप को स्किल्स जो हैं आपके अपग्रेड होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे अच्छी जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे अब तो सब कुछ ग्लोबल हो चुका है, आपको पता है कि किस सेगमेंट में आपके चांसेस हैं वहाँ पे जाने के, तो उस हिसाब से जाइए, प्लानिंग के साथ जाइए। बाकी अमेरिका जैसे मैंने पहले कहा अपॉर्चुनिटीज़ का देश है, दुनिया भर के लोग, पढ़ा लिखा आ जाए, अनपढ़ आ जाए, स्किल्स वाला आ जाए, जो भी जाएगा वहाँ पे उसके लिए इतना चांसेस हैं ग्रो करने के, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो कैपिटलिस्ट है तो वो इनकरेज करता है अच्छे लोगों को। इंडियंस क्यों कामयाब है? अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मैंने गूगल पे फिगर देखी थी, इंडियंस आर द हाईएस्ट पेड इन अमेरिका, इंडियन एज ए सेगमेंट। तो वो करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंडियंस जो है उस समय मैंने देखा था लगभग $1.5 लाख पर एनम इंडियन की सैलरी है, इनकम है। और उसके कंपैरेटिवली अगर आप बात करें नंबर 2 पे चाइनीज़ की है, 82,000 थी, अब तो बढ़ गई होगी, मैं कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अमेरिकन की लगभग 56,000 56,000 के करीब थी, अमेरिकन जो वाइट अमेरिकन हैं। ब्लैक्स की लगभग 30,000 26-30,000 के करीब थी। मैक्सिकन जो वहाँ से माइग्रेंट्स मैक्सिको से आते हैं उनकी 16-17,000। तो इंडियंस शुड बी प्राउड कि बड़ी हाई पोजीशंस पे इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी सैलरी लेते हैं, कामयाब होते हैं, क्योंकि वो मेहनती हैं, उनको पैसे की कदर है। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी आपने डिपोर्टेशन की बात करी है, हम देखते हैं जब ट्रम्प दोबारा से अब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उसके बाद से ना हमने देखा केसेस बढ़ गए कि डिपोर्टेशन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे भारतीयों को लेकर। ऐसा क्यों हुआ? क्या आते ही मतलब ट्रम्प ने देखा इस तरीके से चीजों पे क्यों काम करना उन्होंने शुरू किया? देखिए, इंडिया से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से जाते हैं और मैक्सिको, 2 कंट्री से जाते हैं। उसने दोनों को टारगेट किया था। उसका इलेक्शन से पहले लड़ने वक़्त उसका प्रॉमिस था कि मैं इमिग्रेशन में रिफ़ॉर्म करूँगा, जो मैक्सिको के ज़्यादातर, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर पड़ता है और वहाँ के बहुत सारे इलीगल, नंबर 1 इलीगल मैक्सिको के हैं। आई थिंक नंबर 2 पे इंडियंस हैं, ठीक है? तो उसका एक इलेक्शन प्रॉमिस था। तो ही हैज़ टू डू समथिंग टू प्रूव दैट वो इलेक्शन प्रॉमिस उसके हवा में नहीं थे, तो उसको कुछ दिखाना था। तो ऑप्टिक्स के लिए उसने जितने बंदे यहाँ पे आए हैं वो तो आधा % भी नहीं है टोटल इमिग्रेंट्स जो इलीगल है वहाँ पे, बहुत ही कम, 300-400 बंदे टोटल आए होंगे, 3 जहाज आए हैं। सर लाखों रुपए लगा लगा के गए और फिर वापस आए वो। तो उसको ने ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि उसको एक ऑप्टिक्स देनी थी दुनिया को, देखो मैंने ये प्रॉमिस किया था अमेरिकन को कि मैंने वो पूरा किया। वो पूरा किया। ट्रू। तो ये जो हमारे लिए क्या हुआ, वो जो बेड़ियों में लोग यहाँ पे आए, हमारे पता कितना नुकसान है। हम जो पूरे इंडियंस हैं उनके दिल में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ एस्टीम को धक्का लगा। ये नहीं कि 300-400 बंदे आ गए और इतना पैसा, पैसे के नुकसान को छोड़ो, हमारा जो पिछले कुछ सालों से आत्मविश्वास बढ़ा है दुनिया के सामने, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी देश की तरक्की करने के लिए सोच आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है कि भाई अमेरिका ऐसे हमारे साथ कर सकता है, तो हमें एक तरह से इन्फीरिटी फीलिंग आनी नेचुरल है देख के। तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा दुख देती है बात के हमारे जो लोगों को ऐसे हुआ। सर ये ऑप्शन क्यों माइंड में लेकर इंसान चलता है जब इंडियंस की हम बात करते हैं? अमेरिका में जाता है वो इलीगल तौर पे क्यों जा रहा है? जब उसे पता है मैं लीगल पे जा सकता हूँ तो इलीगल ही रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? नहीं, लीगल जाना अमेरिका में बहुत मुश्किल है। क्यों? अमेरिका में उनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं, ऐसे तो बहुत से लोग आ जाएं, उन्होंने फिल्टर लगा रखे होते हैं कि जो स्किल्ड है, जैसे H1B वीज़े में जो स्किल्ड है वही जा सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़े पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे काम नहीं कर सकते आप। इमिग्रेशन इस टाइम अमेरिका की बहुत टफ हो चुकी है। आपको आपको पता है ये जो वर्क परमिट पे H-1B वीज़े वाले जाते हैं, उनका आज आप अगर कोई जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है
तो कैन यू इमेजिन कि कितने साल का वेटिंग पीरियड है कितने? ग्रीन कार्ड का? आप हैरान हो जाएंगे, शायद विश्वास नहीं करेंगे, गूगल करके देखना। 100 साल। जो आज HB1 वीजे वाला अमेरिका जाके ग्रीन कार्ड अप्लाई करता है, आज जितनी लाइन है उसको कैलकुलेट करो कि कितने वीजे उन्होंने हर साल देने हैं ग्रीन कार्ड, तो 100 साल का वेटिंग पीरियड है अभी। इसलिए इलीगल केसेस बढ़ रहे हैं जी। तो अब जो पुराने जिन्होंने कर रखे हैं उनके तो चलो नंबर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ 15-15 साल हो गए लोगों को गए हुए HB1 वीजे पे, उनके बच्चे वहां तो पैदा अब हुए तो हैं। रिन्यूअल होना मुश्किल हो सकता है H1B अगर हम वीजा की बात करें, जब से ट्रम्प अब दोबारा आए हैं तो। ट्रम्प का ये है कि जो रियली नीडेड है, ऐसा होता है कि हम इंडियंस क्या करते हैं कि लूप होल्स को यूज कर लेते हैं। जैसे हमारे एम्प्लॉइज वहां पे जाना, लीगल सिस्टम है, तो वहां पे आपके एम्प्लॉय की वहां पे जरूरत नहीं भी है, लेकिन यहाँ से हम भेज देते हैं कि हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो वो ट्रम्प ये चाहता है कि ऐसे ही बंदे सिर्फ आए जो कि वाकई अमेरिका को नीडेड हों। तो इसलिए थोड़ा सा ये कैटेगरीज भी चेंज करने का इरादा रखता है। तो ये तो भाई देखो, एक एज एन प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसे अमेरिका के बारे में पहले सोचना है। उसे ये तो सोचना ही है कि इंडिया का कैसे भला हो सकता है, उसे तो पहले अमेरिका का भला सोचना है। मोदी जी अपना इंडिया का भला सोचते हैं, ना कि किसी और देश का भला सोचते हैं। हर देश का जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होता है वो पहले उसका फर्ज होता है कि अपने मुल्क के देखे। तो ट्रंप जो कर रहा है वो अपने मुल्क के लिए जो सही है उस हिसाब से कर रहा है, उसमें इंडिया को हर्ट होता है तो दैट इज नॉट हिज प्रॉब्लम। तो जो अब भारतीय अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं, तो क्या उन्हें वो सपना देखना चाहिए जिस तरह से अभी डिपोर्टेशन बढ़ा है, या नहीं देखना चाहिए? अब देखो, इसका जवाब अब एक शब्द में या एक सेंटेंस में नहीं दिया जा सकता, स्थिति पे डिपेंड करता है कौन किस स्थिति में है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ इलीगली यही दीवारें फांद के गए और वहाँ पे बड़ी बढ़िया ज़िंदगी बिता रहे हैं, ठीक है ना, और उनकी सारी मसले दूर हो गए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो वापस आए हैं। तो जो गलत काम होता है ना, जो चल गया वो चल गया, ठीक है ना जी। तो उसमें आप रिस्क की बात है, चांसेस कितने आपके कि वहाँ पे जाके आप सेटल हो जाओगे, तो वो आपको देखना है कितना रिस्क आप ले सकते हो, कितनी यहाँ पे आपकी पोजीशन, यहाँ पे जिस बंदे का कुछ भी नहीं है भाई बिल्कुल ही यार मरना तो है ही है, यहाँ मरना या वहाँ जाके शायद वहाँ पे कामयाब हो जाए। तो डेस्परेट जो सिचुएशन है ना वो अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी, जिसमें काबिलियत है ना जी, वो इंडिया में भी बहुत काम कर सकता है। सर, जब इंडिया के अंदर जो यहाँ पर है लोगों अंदर काबिलियत है, यहाँ काम वो कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी है आज के डेट में। अगर हम देखते हैं तो वो अब अमेरिका से भी उसके इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो ऊपर जा रही है। इसमें मैं अभी आपसे क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन एक चीज और, जो डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं तो उनका फ्यूचर अब कैसा है आगे? अब मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो वापस आके क्या करेंगे, और पैसा तो उनका जा क्योंकि चुका है, आपने तो कर्जा। अमेरिका को 25 साल से जाना है सर। नहीं वहाँ जाना, लेकिन यहाँ पे जो उन किस हालात में गए, क्या गए, तो इमिग्रेशन के क्या सिचुएशन है, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि यहाँ पे आके वो। मैंने देखा था कि गवर्नमेंट से कह रहे थे हमें 40 लाख दो, 50 लाख दो, भाई देते एक वक्त ने 1 एजेंट करोड़ को। रुपए खर्च करे सर, मैंने न्यूज में सुना, उस बंदे ने कहा मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च करा इमिग्रेट जाने के लिए, मैं गया, अब मैं वापस आ गया, जंगलों से गुजार के लेके गए, खाने पीने का पानी तक हमारे पास नहीं था, हम मरते मरते बचे हैं। तो किसने कहा था 40 लाख देने से? वक्त गवर्नमेंट को पूछा था, आप कह रहे हैं मोदी जी हमें पैसा दें, तो मोदी जी से पूछ के आपने 40 लाख दिए थे? मोदी जी, यार अगर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे रही है, कभी किसी ने इस चीज पे काम क्यों नहीं करा, क्यों रोक नहीं लगाई कि जो इंडियंस वहां जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उन्हें रोका जाए? जब ट्रंप ने एक्शन लिया तो सबको याद आया कि ये गलत था, अब ये वापस आ रहे हैं, तो उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जब कोई डिजास्टर होता है ना, जहाज कितने उड़ रहे हैं दुनिया में, लाखों जहाज उड़ते हैं, लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, एक आधा जहाज का क्रैश हो जाता है तो लोग जहाज के क्रैश के बारे में बातें करनी शुरू कर देते हैं। और लाखों लोग वहां पे जाके जीविका कमा रहे हैं, इलीगल भी, ठीक है। अगर ये 200-300 वापस आए, न्यूज में आ गए, तो इसकी वो बुराई होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो जो जा रहे थे उसका फल उनको मिल रहा था। उससे मोटिवेट होके जो वहां पे जाके लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं किसी अच्छी कार के साथ, ये वो, तो यहाँ पे लोगों को फैसिनेट करता है, ठीक है ना। तो अमेरिका एक अपॉर्चुनिटीज वाला मुल्क है, ये सच्चाई है, और फिर लोग कोशिश करते हैं। तो जब तक हम इंडिया को ही ऐसा ना बना दें, इनका माहौल ऐसा ना बना दें, तो जब दिल्ली में जो एम्बेसी है अमेरिका की, उसके बाहर की लाइनें कम ना हो जाएं, तो तब तक ये रुक नहीं सकता। गवर्नमेंट कहाँ तक क्या क्या कर सकती है? गवर्नमेंट को आप ब्लेम करते हैं हर बात पे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्होंने कितने बंदे अंदर किए, कबूतरबाजी आपने सुना होगा, कितने लोग, नामी गम में नाम नहीं लेना चाहता,
तो फिर वो जेलों में गए। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से करती है, लोगों को भी तो समझ आनी चाहिए ना कि 50 लाख रुपया दे के आप बच्चे की रिस्क में ज़िंदगी डाल रहे हो। इसी विषय पर मैंने एक पंजाबी फिल्म अभी बनाई है, तो इसी मैसेज देने के लिए कि भैया आप 40-40, 50-50 लाख दे के बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हो और उनका रिस्क है, वहाँ पे जान का खतरा है, जान का। तो यहाँ पे क्यों नहीं आप उनके मौके 40 लाख 50 लाख कम नहीं होता, आप यहाँ पे बिजनेस करो, ग्रो कर, अगर काबिलियत है उनमें तो यहाँ पे ही कामयाब हो सकते हैं। तो आप क्यों अमेरिका की तरफ देखते हो? जी। तो जो ये मूवी आप अभी बात कर रहे हैं, मैं इस पे एक बार आ जाता हूँ। जो मूवी है, ये आपने कब माइंड मेकिंग किया कि मुझे इन हालातों पे मूवी बनानी होगी? क्या नाम है आपकी मूवी जी 2 महीने पहले मैं पंजाब गया, एक डायरेक्टर से मिला, तो उनसे बात हुई, तो मेरी इच्छा तो थी इस मूवी बनाने की, क्योंकि टॉपिक ये क्योंकि आप बहुत भी एक्टर आजकल। रह चुके हैं। जी मैं पंजाबी हूँ और मेरे को अंदर कीड़ा था कि कभी पंजाबी की फिल्म बनानी है मुझे। तो उनसे बात हुई, स्क्रिप्ट मैंने बताया, उन्होंने डिस्कस किया। तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं उसमें लीडिंग रोल कर रहा हूँ। जी मैं अमेरिका से आता हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन पंजाबी आर्टिस्ट को लेके, कॉमेडियंस के, उनकी ऑडिशन लेता हूँ, उसमें कॉमेडी भरी हुई है काफ़ी सारी। उसके बाद फिर वो देखता हूँ मैं, मेरी जो सेक्रेटरी है या जो भी लोग आसपास है, सभी लोग अमेरिका 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 का सपना लेके बैठे हैं, इंग्लिश को सुपीरियर भाषा मानते हैं, अपनी पंजाबी को पीछे छोड़ रहे हैं, अपनी मातृभाषा। मैं आज भी पंजाबी, हमारे घर में अमेरिका में मेरे बच्चे आज भी हम पंजाबी बोलते हैं भाई, हम वी आर प्राउड टू बी पंजाबी, वी प्राउड टू बी इंडियन। हाँ। तो हम हिंदुस्तानी, हिंदी, पंजाबी ये क्यों छोड़े अपनी भाषा? जी। अंग्रेज क्या छोड़ते हैं हमारे लिए? अपने मतलब हमारी भाषा को अडॉप्ट करते हैं कोई? ठीक है ना। हम लोगों में ये इन्फिनिटी कम्प्लेक्स है कि यार जो इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत सियाना होगा। भाषा का सियानप से कोई लेना देना नहीं है। अपनी भाषा में बात करो, मुझे हिंदी बोलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आपकी काबिलियत किसी भाषा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। जर्मन अभी भी प्राउड करते हैं, जर्मनी बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते, हालांकि जानते भी होते हैं। तो अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी मिट्टी, इससे प्यार पहले करना सीखो, राइट। फिर अब लोग कहेंगे यार खुद तो तू चला गया वहां पे, हाँ। ठीक है ना, लेकिन मेरे पास उस टाइम इतने मौके नहीं थे और मैं लीगल तरीके से गया था, ठीक है ना। तो जो लोग इलीगल पैसे, और मैं पैसे खर्च के नहीं गया था ना, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं दे के पैसे वहां पे जाऊं, ठीक है ना। तो जो ये रास्ता चुन रहे हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूं। तो इसीलिए मैंने उस फिल्म में मैसेज दिया है कि आप अमेरिका अमेरिका करते हो, जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो डेस्परेट मत हो, अपना कैरियर यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे एथिक्स जो फॉलो करो, काम पे अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। यहाँ पे आप कहते हैं मेरी जॉब में मजा नहीं आ रहा, भाई जॉब आप कर रहे हो ध्यान से तो बोलो। कितने यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, अपनी जॉब को सिंसियरली एथिकली करें, तो उनको कोई आप समझ सकते हो एज एन ओनर, आप उसको जॉब से निकालोगे या उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं करोगे? वो जाने की बात करेगा, उसको यार रुक जा तू। काबिलियत सबसे जरूरी है, काम आप ईमानदारी से करो, अपना काम जहां भी कर रहे हो। आप अगर कारपेंटर हो, कारपेंटरी का काम करो, उसमें आगे बढ़ो। अगर आप खेती का काम कर रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ो। जो भी कर रहे हो, आप हलवाई हो तो हलवाई में कहां से कहां लोग पहुंचे हैं ऊपर। जो भी काम करते हो उसे शिद्दत से करो, उसे अपना पैशन बना के करो, उसमें तरक्की आपकी गारंटेड है। मैं जुआ खेलता था, जुआ ही मैंने पैशन से खेला, जुए में से कैरियर बनाया। स्टॉक मार्केट में अब काम कर रहा हूं, तो स्टॉक भी तो एक तरह से काइंड ऑफ लाइक उसी तरह से सोच है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप शिद्दत से करो, पैशन से करो जो भी करो। बिल्कुल, लीगल और इलीगल की हमें समझ होनी जरूरी है, क्योंकि Right. जैसा आपने कहा कसिनो की वहां लीगल था या इलीगल था, तो आपने यहाँ छोड़ा। और जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये कहूंगा कि ये यहाँ के लिए नहीं सर कह रहे कि जो कसिनो सर करते थे यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है, सिर्फ ये यूएस की बात हो रही है। सर जब बात पंजाब की अभी आपने छेड़ी, पंजाब में आप जो मूवी कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के अंदर सबसे ज्यादा क्रेज देखता हूँ यूएस और कनाडा, ये दोनों उनके माइंड में चलता है, भैया बड़ा होना है, पढ़ाई कंप्लीट होती, ग्रेजुएशन कर ली, मुझे कनाडा या यूएस ही जाना है। तो वहां के लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ बाहर जाने की क्यों है, वो क्यों नहीं यहाँ पे कुछ कर रहे? देखिए, आपने बात छेड़ी कनाडा की। अब कनाडा में बहुत स्थिति खराब है, आपको पता ही होगा कि कनाडा में यहाँ पे लोग वापस भी आ रहे हैं, जाना भी बंद हो गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका हाँ। है जाने वाले का। क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पे जो 17, 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल का बच्चा हो जाता है, उसमें स्किल जीरो होता है। उसने कभी घर में अपनी प्लेट जो है खाना खा के किचन में नहीं रखी होती। नौकर करते हैं, ऑर्डर चलाते हैं, हर बात। घास काटना नहीं उनको आता, पौधे उगाने, पानी कैसे दिया जाता है, कुछ किया घर का काम माँ बाप करवाते ही नहीं, ऐसे शर्मिंदगी मानते हैं। हाँ, हम वहां हमारा पे बच्चा अपने पढ़ रहा है अभी, जी डिस्टर्ब नहीं कर रहे भाई, पढ़ने के साथ साथ काम क्यों नहीं आप करते?
मेरी बेटी वहाँ पे 16 साल की थी, उसने जॉब शुरू कर दी 16 साल की उम्र में, अभी वो स्कूल में थी। उसके बाद उसने कॉलेज किया, उसकी शादी अपनी करी, एक भी पैसा मेरे से नहीं लिया, सारा पैसा खुद का उसने कमाया और खुद से अपना सारा एंजॉय किया लाइफ को, कारें खरीदी, घर खरीदा, इतनी यंग एज में उसने लॉस एंजल्स में अपना घर खरीदा हुआ है। तो ये सब कैसे अचीव हुआ? क्योंकि 16 साल की उम्र में उसने काम करना शुरू कर दिया था। ये नहीं कि उसको मजबूरी थी, लेकिन आपको जब काम करोगे आपको पैसे की कीमत पता होगी, आपका स्किल्स जनरेट होगा। अब कनाडा में हमारे बच्चे जाते हैं पंजाब वाले, उनको कुछ नहीं आता, वहां पे जाके सब कुछ अपना काम करना पड़ता है। वहां पे कोई आपका काम करने वाला आप अफोर्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि महंगा है सब कुछ। ठीक है, काम करने की अपनी आदत नहीं होती उनको। वहां पे सपने लेके फोटोएं देख के जाए होते, सीएन टावर के पास फोटोएं कैसे हैं और लेक्स में कैसे कैसे अच्छी अच्छी फोटोएं देख के चले जाते हैं। स्किल उनके पास होता नहीं है, टॉलरेंस उनके पास होती नहीं है कि भूखा भी एक टाइम रहना पड़े, राइट। खाना भी उनको अच्छा चाहिए। वहां पे जाके वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। उनको काम मिनिमम वेज मिलता है, वैसे भी कनाडा की इकोनॉमी काफी खराब है, तो वो फिर ड्रग्स पे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा ड्रगी इस टाइम पंजाब में लोग, माँ बाप भेजते हैं बच्चों को कि ड्रग से छुटकारा हो जाए। वहां पे जाके जितने ड्रग्स अवेलेबल कनाडा में है ना, हमारे पंजाबियों ने वहां जाके, आई एम सॉरी टू से, पंजाबियों ने वहां पे जाके ड्रग्स की दुकानें खोल रखी है, इलीगल कामों की दुकानें खोल रखी है। तो वहां पे पूरा पंजाब बना दिया है, मिनी पंजाब कहा यस। जाता है, बिल्कुल। तो वहां पे लगता ही नहीं आपको कोई कनाडा का माहौल है, राइट। तो आप क्या सीखोगे? ना तो आपको वहां पे लैंग्वेज सीखोगे, या ना कल्चर सीखोगे, ना वर्क एथिक सीखोगे। सारे गलत काम वहां पे होंगे, गलत काम होते रहेंगे। तो फिर आपका जो यहाँ का गंद है आपने उठा के वहां ले गए। तो बात तो वही है, जगह चेंज हो गई, चीजें तो वही रही। यहाँ पे स्किल अपना अपग्रेड करो, पढ़ाई करो प्रॉपर स्टेज पे, अच्छी जॉब्स के लिए वहां पे जाओ, पढ़ने के लिए जाओ। कनाडा में पढ़ने जाते हैं, कितने % लोग पढ़ते हैं जी? सारे वहीं रहने के लिए जाते हैं, सब कुछ तो चाहिए वहाँ पे। राइट। तो कनाडा ये तो नहीं कहता कि आप यहाँ पे आओ रहो, वो कहता पढ़ने के लिए आओ। तो इंडियंस ने वहाँ पे दुकानें खोल रखी हैं उसकी कॉलेजेस की। कॉलेजेस क्या, मैंने देखे हैं कॉलेज, एक जितना आपका ये स्टूडियो है इतना उनका कॉलेज होता है। हाँ जी, उसमें 2 बेंच लगे हैं, बैठे हैं, आओ आना नहीं, और बस कागजों में कॉलेज है वो। तो उनको वही होता है कि साल 2 साल फीस दी, पैसे बनाए। सब हमने शॉर्टकट बना रखी है, करप्शन हम पूरी तरह से वहां ले गए हैं। इसलिए अब जहां भी जाओ तो वहां के अगर सिस्टम्स को फॉलो करो, वहां को खराब करने की बजाय, अमेरिका में बहुत कम है इंडियंस, इसलिए वहां के सिस्टम्स को खराब नहीं कर सकते, फॉलो करना पड़ेगा वहाँ जी। के सिस्टम्स की तो सारी कहानी है। सिस्टम की। जब कहानी की बात आप कर रहे हैं ना सर, अगर हम इंडियन पेरेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ के मैं बच्चों की और वहाँ के बच्चों की बात करूँ, जब मैंने एक केस स्टडी पढ़ी तो मुझे बहुत चीजें ना अजीब लगी कि हमारे यहाँ का बच्चा 25 साल का लड़का भी बच्चा कहलाया जाता है कि अब ये पढ़ रहा है, हमारा बच्चा है, इसे हम फालतू चीजों में नहीं डालते, ना घर के काम के लिए बोलेंगे, ना ही कोई काम सीखने के लिए बोलेंगे, इसे पढ़ने दो। लेकिन वही बात अगर हम अमेरिका की करते हैं ना, वहाँ 16 साल 17 साल 10th क्लास में एग्जैक्टली जब बच्चा आ जाता है तो वो पार्ट टाइम जॉब करना अपनी शुरू कर देता है, यानी कि अपने खर्चे वो खुद करता है और माँ बाप घरों से निकाल देते हैं कि जाओ अब अपना गुजारा आप खुद करो। हम यहाँ पे बात करते हैं जी, वहाँ पे बच्चों को मेरे से अक्सर सवाल पूछा जाता है, 17-18 को आप घर से निकाल देते हो। और भैया कहने की, घर से नहीं निकालते, उनको ये बच्चा खुद अपना फील करता है कि भैया मेरा क्या, यहाँ पे एक 20 का हो गया, उसने अपने बाप की प्रॉपर्टी देख लेनी है कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बिजनेस है। पंजाब में जैसे 20 किले जमीन है जी, वो 2 भाई हैं, 10 किले मेरी, 10 किले इसकी, उन्होंने तो गिनती कर लेनी है। तो उनको वो काम करने में माँ बाप भी कहते हो 20 किले का मालिक है, तू ये काम करेगा, लोगों से काम करवाना, राइट। तो भैया उनमें खुद में अचीवमेंट तो होती नहीं कोई, बाप का पैसा है। वहां पे अगर करोड़पति अरबपति भी बाप है तो बच्चे 17-18 के हो गए, वो ये कहते हैं कि मेरा क्या है, अपना मैंने क्या कमाया है। वो जाके जॉब करके $400 $500 हफ्ते का जो कमाते हैं वो उनकी खुद की कमाई होती है, उसे कहते हैं सेल्फ डिग्निटी। ओबामा प्रेसिडेंट था, उसकी अपनी बेटी जॉब करती थी, क्या जरूरत थी उसको जॉब करने की? ओबामा रिटायर होने के बाद भी कॉलेज में क्लासेस लेता है। तो किस लिए? सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी। वो बच्चे वहां पे 17-18 साल के, उनमें कॉन्फिडेंस देखो आप, उनमें जो कॉन्फिडेंस आता है खुद कमा के जब आप खर्च करते हो ना, आपको पैसे की वैल्यू पता चलती है। यहाँ पे बच्चे 25 के 30 के हो जाते हैं, उन्होंने पैसा कमाया ही नहीं अभी तक, बाप के पैसे पे याशी करी है, तो उनको पैसे की वैल्यू क्या पता होगी, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सही ना। तो हम कह देते हैं घर से नहीं निकालते बच्चे। जो 17-18 के हो गए, जैसे हमारे बच्चे थे, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कहते हैं पापा हम आपके बोझ क्यों बने, हम कमाते हैं तो लेट्स पे सम, जैसे रेंट हम कहते हैं घर, बच्चों से किराया लोगे, बात किराए की नहीं होती,
बात ये होती है कि वो कहते हैं कि हम किसी पे बोझ नहीं है, अब हम अडल्ट हो गए हैं, 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए हैं, वो किसी ना किसी तरह से कोई ग्रॉसरी की खर्च कर देंगे, घर में बिजली का बिल सेल्फ दे देंगे, डिपेंडेंट रहना उन्हें कुछ सिखाया ना कुछ जाता है, कंट्रीब्यूट बिल्कुल। करेंगे घर के खर्चों में। ये नहीं कि मैं मर जाऊंगा उनके खर्चे के बाद, लेकिन उनको एक अच्छा लगता है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई फादर, आई एम नॉट लाइक किसी के सिर पे नहीं मैं जी रहे, अपने सिर पे जी रहा हूँ, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो अपना उधार पैसे मांगना ये वो, यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे ही है। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ये कल्चर है कि आप बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हो, कमाओगे, काम करोगे, वर्क कल्चर का पता चलेगा, लोगों से कैसे डील करना है। यहाँ पे लड़कियां जो 20-20, 22-22 साल के कॉलेज के बाद, उनको पता ही नहीं होता कि मेल्स के साथ कैसे डील करना है। अब तो खैर सिचुएशन बदल गई है, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि कैसे मेल्स के साथ, मेल सोसाइटी में कैसे काम करना है। यहाँ पे मतलब बच्चे जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता है अपने आप को कैसे ना करनी है। शुरुआत से जिम्मेदारियां दे दी जाती यस, मैंने अब बात बसेस में, देहातों में, मैं जब यंग था मैंने देखा कि लड़कियां बस में जा रही हैं और उनको अननोइंगली जो टचिंग करते हैं मेल, और बोल नहीं पाती, वो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंट लेवल डाउन था, बिल्कुल ट्रू सर। जो कॉन्फिडेंट बच्चा है, आज के बच्चे जो इंडिया में भी आज के बच्चे हैं या वहां पे भी ले लो, मजाल है, ऐसे फटाफट बोलते हैं कि यार दिस इज माय राइट, यू कैन नॉट टच मी, यार यू कैन नॉट डू दिस टू मी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों में लाना जरूरी है। उनको काम करने दो, घर के काम कराओ छोटे मोटे, उनको स्किल्स उसके अपग्रेड कराओ। भाई किस काम का है वो, हमारे यहाँ कहते काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो भैया ऐसे मत करो, अपना कोई डिग्निटी रखो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि मैं 20 साल का हो गया हूँ, अट्टा कट्टा मैं भी कमा सकता हूँ। कमा के दिखाओ, कमाओ। तो क्या अब अमेरिका में नौकरी के जो अवसर की मैं बात करूं, क्या कम हो रहे हैं, और भारत में अब अच्छा मौका है ग्रोथ करने के लिए, जो यूथ अब अमेरिका के सपने देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे चांसेस तो इंडिया में बहुत हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना ग्रोथ का, वो मैं अगर अमेरिका से कंपैरिजन करूं, बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है। जो सच्चाई सुनना चाहते हैं वो देखें ये, अदरवाइज वो बंद कर दें। हमें अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी, क्यों नहीं हम अमेरिका बन पा रहे। सब काबिलियत होने के बावजूद यहाँ से लोग जाते हैं, वहां पे कंपनियों के सीईओज होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं वो इतनी कामयाबी ले पाते। आप ये बताओ कि रिसर्च में कौन सी कंपनी यहाँ पे रिसर्च पे खर्च करती है पैसा। रिसर्च क्या, उनका बजट होता ही नहीं है। एप्पल ऐसे ही नहीं है, एनवीडिया ऐसे ही नहीं है, टेस्ला ऐसे ही नहीं है। उन्होंने रिसर्च के ऊपर खर्च किया। ग्रोथ का एक ही तरीका है, आप रिसर्च करो, इनोवेट करो। इंडिया में इनोवेशन नहीं है, बिल्कुल इनोवेशन जीरो है। राइट। आईआईटी के बच्चे हैं, वहां पे जाके कमाल कर देते हैं, यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मौका ही नहीं दिया जाता, फंड्स ही नहीं अवेलेबल हैं। जो आदमी रिसर्च करना चाहे, मैं 25 साल पहले था जी, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूँ, तो फार्मास्यूटिकल की कंपनी थी डॉक्टर रेड्डी लैब। 25 साल पहले मैंने सुना, उन्होंने कहा जी अगले 2 साल में हमारे इतने मालिक्यूल आ जाएंगे। तो आज 25 साल तो हो गए हैं, एक भी मालिक्यूल इंडिया की किसी कंपनी ने, एक भी मालिक्यूल कोई रिसर्च करके दुनिया को नहीं दिया। क्या कर नहीं सकते थे? कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में, लुपिन है, रखो 10% बजट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट निकालो, दुनिया को दो। क्या हमने दुनिया को दिया है? अब सुनो, एक भी प्रोडक्ट, मैं एक भी कह रहा हूं, इंडिया का प्रोडक्ट, आप बताओ कि यूरोप में, अमेरिका में एक भी प्रोडक्ट, ब्रांड जिसे कहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, जितने भी ब्रांड्स देखते हो अमेरिका के, यूरोप के, यहाँ पे बिकते हैं ना, इंडिया का एक भी ब्रांड बता दो जो जाके अमेरिका में बिक रहा हो। तो क्यों नहीं है? क्या काबिलियत नहीं है हमारे यहाँ? कारण सोचो ना, बैठ के मंथन करो कि भैया क्या कारण है हम कोई दुनिया को कोई चीज नहीं दे सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मॉलिक्यूल दे दे कोई, क्या साइंटिस्टों की कमी है हमारे यहाँ? बैठो मिलके एक प्रोडक्ट बनाओ, रिसर्च बनाओ, दुनिया को अपना गुलाम बनाओ। अमेरिका ने गुलाम बना रखा ना, कोशिश ट्राई कर ही नहीं पा रहे ना। तो उसके लिए एक तो बजट नहीं है। एक आपने सबीर भाटिया का नाम सुना होगा, हॉटमेल उसने अमेरिका में जाके बनाई थी 1996 में, 96 में। हाँ। तो पहली हॉटमेल जो ईमेल होती थी, जी, जो जी, पुराने जी। लोग जानते होंगे, उसने फिर माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी थी $450 मिलियन में, उस समय का काफी वक्त। उसकी मैंने अभी एक इंटरव्यू सुनी, वो कहता था कि वेंचर कैपिटल फंड जो है ना, उन्हीं के सिर के ऊपर सारा काम चलता है, ये रिसर्च होती है, क्योंकि 10 साल 20 साल उनकी रिसर्च में लगते रहते हैं। तो वहां पे अमेरिका में फंड्स जो है ना, ऐसी कंपनी को देते हैं फंड्स के, लो जी काम शुरू करो, 20 साल 15 साल पैसा देते रहते हैं। जब उनका मालिक्यूल आ गया, सारे पैसे उनके वसूल हो जाते हैं। इंडिया के वेंचर फंड, कैपिटल फंड जो है इतने कमजोर हैं, वो किसी को पैसा देते ही नहीं। हो कहते आज देता हूं
तो 2 महीने में कमाई, 6 महीने में कमाई क्या है या साल में कमाई क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, फंड्स अवेलेबल ही नहीं रिसर्चर्स के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे फंड्स के, जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में मैं कहता हूं इंडिया का जो आयुर्वेदा है दुनिया को हिला सकता है, ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। तो इस पे पैसा खर्च करो, रिसर्च करो, इसको मार्केट कर दो दुनिया में। हमने योगा, योगा एक चीज है, आप जब ब्रांड की बात होती है, एक योगा ऐसी चीज है दुनिया पूरी में इंडिया का ही है ना योगा। तो इस तरह से अब आयुर्वेदा है, इसमें रिसर्च करो, ट्रीटमेंट रियल ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में ट्रीटमेंट ही नहीं है किसी चीज का। नहीं, बिल्कुल। आप बीपी की गोली खाते रहो सारी जिंदगी, कभी क्योर हुआ कोई बीपी वाला बंदा, थायराइड वाला को बंदा क्योर हुआ? तो आयुर्वेद में भाई साहब इनके इलाज हैं जड़ी बूटियों में, तो इनको क्यों नहीं आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करके दुनिया के सामने पेश करते? हिला दोगे आप दुनिया को। लेकिन हम, हमारी सोच, वर्क एथिक्स हमारे कमजोर हैं। ट्रम्प के आने के बाद अगर मैं इंडिया और अमेरिका की बात करता हूं तो इनके जो रिलेशंस हैं किस किस तरह का बड़ा बदलाव आप देखने को मिल सकता है इंडिया और यूएस में? एक बात तो समझ लीजिए कि इंडिया के बगैर दुनिया का गुजारा नहीं है, इंडिया के बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है। अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका, क्योंकि हर वहां पे इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे इंडियंस बैठे हुए हैं, हर बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज इंडियंस हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में इंडियंस काफी हैं। और इंडिया से जो वर्क फोर्स जाती है ना वहां पे, फर्दर कंपनीज के सीईओ बनने वाले यहाँ से इंडिया से ही जाने हैं। और इंडिया इज ए ग्रोइंग कंट्री, इंडिया का आने वाला वक्त बहुत सुनहरी है जी। उसको हम फास्ट कर सकते हैं अपने थोड़ी एफिशिएंसी ला के, थोड़ी सी चीजें सीख के, क्योंकि अमेरिका अमेरिका क्यों बना, उन चीजों को सीख के हम फास्ट ग्रो कर सकते हैं। रिलेशन में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल रिलेशन से नहीं दुनिया चलती। लोग तो मोदी से उसकी फ्रेंडशिप है, उससे उसकी है, और ट्रम्प आया 1 साल तो लगभग चला गया, अभी जाने वाला आया, तो उसके बाद तो उसने प्रेसिडेंट नहीं बनना। पॉलिसीज जो है ना वो स्टे करती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है ना नीचे वो पॉलिसीज बनाती है। मोदी जी अगर आज ना भी हो तो क्या इंडिया फेल हो जाएगा? मोदी जी को क्रेडिट दोगे आप, ठीक है ना, लेकिन जो देशों की पॉलिसीज होती है एक दूसरे के बेनिफिट के लिए होती हैं। इंडिया के बगैर अमेरिका गुजारा नहीं है, तो ये अमेरिका इस बात को समझता है। आप जिस तरह से अमेरिका को 25 सालों से देख रहे हैं और आज की सिचुएशन को भी आप अच्छे से वाकिफ है इंडिया और अमेरिका दोनों की, तो क्या इंडियन के अगर हम कारोबार की बात करते हैं तो जो कंपनियां हैं वो अब यूएस की कंपनियों को पीछे छोड़ सकती हैं? देखिए आमिर जी, पहले तो आपका मुझे सवाल ही में त्रुटि है कि पीछे छोड़ने वाली बात हम क्यों करते हैं। यही सोच है हमें जो पीछे रखी हुई है। हम पीछे किसी को नहीं छोड़ना, हमने सबने ग्रो करना है, ये सोच रखो। क्योंकि अभी तक तो सर यूएस ही हमसे ज्यादा ग्रो है ना हर चीज में। नहीं, मैं ये कहता हूँ, अब चलो यहाँ पे ले लो आप, अगर आप कहो कि हमें रिलायंस को पीछे छोड़ना है, और भाई पीछे क्यों छोड़ना है आपने? आप भी रिलायंस बनो, रिलायंस भी ग्रो करे, आप भी ग्रो करो, यही तो सोच बदलनी है। आगे नहीं निकलना। ध्यान से मेरी बात सुनो, हमारी ये सोच है कि पड़ोसी का घर बहुत सुंदर बना हुआ है, हमें उससे जलन हो जाती है, उसको पीछे छोड़ना है। ओ भैया नहीं, उसके पास जाओ, उसको को तेरा घर बहुत खूबसूरत है, बड़ी खुशी होती है मेरे को कि मेरे पड़ोस में इतना सुंदर घर है। अपना घर सुंदर कर लो, उसके घर को नीचा मत करो, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करने की जरूरत, अपनी लाइन बड़ी करो। तो हमने अमेरिका की किसी कंपनी को पीछे नहीं छोड़ना है, उनके साथ काम कर रहा है। इलॉन मस्क इंडिया में आता है, टेस्ला लेके आता है, उसके साथ काम करो, उसके साथ मिलके दोनों ग्रो करो, टेस्ला भी ग्रो करे, आप भी ग्रो करो। ये सोच में ही बदलाव लाना जरूरी है कि किसी को छोटा करना या नीचे करना नहीं। अमेरिका अमेरिका है, उसको पीछा देखो जी। हमारी जिंदगी में तो अब जितनी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के एआई में हो चुकी है, क्या इंडिया नहीं मुकाबला कर सकता? अभी अगले कहते थे करेंसी आ जाएगी, अमेरिका का डॉलर खत्म हो जाएगा, आप सुनते पिछले 3 4 5 साल से ब्रिक्स आ जाएगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई करेंसी कहाँ है ब्रिक्स की? देखो अमेरिका को बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी दुनिया पूरी में डिपेंडेंसी है। एक दिन याद होगा आपको, एक थोड़ा सा वो दिक्कत हुई थी स्विफ्ट में, पेमेंट सिस्टम में, तो सारे जहाज रुक गए थे, याद होगा आपको, थोड़ी सी कंपनी का सिक्योरिटी वाली कंपनी थी। तो इतने डिपेंडेंट हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया। तो ये रहने वाली हमारी जिंदगी में, तो आपकी शायद जिंदगी में चेंज हो जाए, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं है। हमें अमेरिका को नीचा नहीं बनाना है, अमेरिका ऊपर है, ऊपर और ऊपर जाएगा, हमने उसके साथ उससे लर्न करके और ऊपर जाना है, अमेरिका के बराबर होना है। अमेरिका भी ऊपर जाए, हम भी ऊपर जाए, नीचे किसी को क्यों दिखाना है? और जहां तक ये बात है, मैं कहता हूँ इंडिया को चाइना के साथ दोस्ती करनी चाहिए, चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, दोनों मिल जाएं तो एक बैलेंस ऑफ पावर, जो पॉलिटिकली अमेरिका पुलिस मैन बनता फिरता दुनिया का, उसमें फर्क पड़ेगा। अगर इंडिया और क्योंकि इंडिया के, रूस के और अगर हम चीन की बात करें तो इनसे रिश्ते बेहतर नहीं है, जिसका भी एक बहुत बड़ा लॉस इंडिया को है कहीं ना कहीं। राइट। तो ये रिश्ते बेहतर करना बेहद, एक बैलेंस ऑफ पावर दुनिया में होती है, एक तो होती है ना इकोनॉमिक,
आजकल क्या है कि लड़ाई दुनिया के वैसे युद्ध कम ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिक लड़ाई है। अब पाकिस्तान को हमने हराने की जरूरत है? वो वैसे ही हमने हरा दिया, इकोनॉमी के हिसाब से हरा दिया, राइट। तो अब कॉन्फिडेंस आता है, आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, आपके रिलेशन सबसे दोस्ती हो, ठीक है ना। आपको देखो, एक मोहल्ले में एक अमीर आदमी होता है, बहुत रिच है, बहुत अच्छे काम करता है, अगर आज के डेट वो बाहर निकल के सबके साथ प्यार से मिलता है, हाँ जी कैसे हो कैसे हो सब, क्यों कि उसकी चौधरपन जो है वो उनकी इज्जत इसीलिए है कि वो लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो उसकी पोजीशन अच्छी है। तो उसको क्या जरूरत है किसी से दुश्मनी लेने की, क्योंकि उसे अपनी एसेट्स प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है ना। जिसके पास एसेट्स ही नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात है सारी, कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे का अपने में। अब मैं एक एग्जांपल हमेशा देता होता हूँ कि जैसे सब कुछ यहाँ है कॉन्फिडेंस में। अब इंडिया की टीम जीती, वर्ल्ड कप जीती, तो उसमें क्या समझते हो आप कि क्या क्यों जीती? काफी साल से अब डोमिनेट कर रही है इंडियन क्रिकेट टीम। क्यों कर रही है? पहले हम इकोनॉमिकली वीक थे, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते तो मुझे याद है हम उनके बॉलरों से शक्ल से ही डर जाते थे। वाइट सुप्रीमेसी, सफेद लोग हैं, पता नहीं कैसे धाकड़ है, हम डरते थे। अब हमने अपने आप को प्रूव कर लिया कि हम किसी से कम नहीं किसी है। से कम। अब इंडिया की टीम में कॉन्फिडेंस है। क्रिकेट इज ए गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, हर चीज में कॉन्फिडेंस ही काम करता है। पाकिस्तान की टीम क्यों हारती है? टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जब देखते हैं इंडिया, ओ पहले हार जाते पाकिस्तान हैं। की टॉप 10 कंपनियां, जो 20 कंपनियां, 50 कंपनियों की मार्केट कैप जो है हमारी एक इंडियन कंपनी के से भी नीचे है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर हमारी टॉप 2 कंपनियां जो, उनकी मार्केट कैप जो है पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर है। तो उनको इन्फिनिटी कंप्लेक्स हो जाता है, वो खेलते वक्त हमारे बॉलरों को देखते वक्त उनको डरते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की गेम है सारी। इसी तरह बिजनेस में है, इसी तरह कामयाबी मिलती है। और जब हम अगर आप बात करते हैं ना, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा आप लगाते हैं, यूएस की मैं बात करता हूँ, इंडिया और यूएस मार्केट में दोनों बीच में अंतर क्या है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर ना बहुत ज्यादा क्रेज आपने यूथ के अंदर देखा होगा, बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करने को लेकर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल तो सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिच्योर नहीं है अभी मार्केट, वहाँ पे अमेरिका में मिच्योर है मार्केट। इंडिया लेट आज़ाद हुआ, उसके बाद हमें इतने साल अभी हमारे नहीं हुए, तो वहाँ की मार्केट मिच्योर्ड है, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, उसकी हाई वैल्यू कंपनीज हैं, उनके सिस्टम्स इन प्लेस हैं। यहाँ पे हमारे स्कैम्स होते रहे हैं, अब तो चलो काफ़ी देर से नहीं हो रहा। मैनिपुलेशन स्टॉक प्राइसेस की यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो ये तो हुआ डिफरेंस बेसिकली। अदरवाइज तो देखो, स्टॉक मार्केट इंडिया में जो लोग कर रहे हैं ना, वो जुए की तरह से खेलते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर ली, डे ट्रेडिंग कर ली। उसमें सेबी की एक फिगर है कि लगभग 93% लोग जो हैं वो लूज कर रहे हैं। एफ एंड फ्यूचर्स का काम करते हैं, ऑप्शंस का काम करते हैं। तो भैया आप 93% वाले क्यों 7% क्यों नहीं बनते आप? तो 7% बनने के लिए क्या चाहिए आपको? स्किल्स अपग्रेड आपके करने चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट होती क्या है, चलती कैसे है स्टॉक मार्केट, कैसे निवेश किया जाता है, ईपीएस क्या होती है, पी रेशो क्या होती है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर तो आप बढ़ सकते हो। सबसे इजी तरीका है इन्वेस्ट करो, निवेशक बनो, जुएबाजी मत करो। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग के लिए नहीं बनी, स्टॉक मार्केट बनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी, निफ्टी कहाँ था जी 10 साल पहले, आज कहाँ है, ठीक है ना। तो जिसने निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसे बैंक शैंक के सबके प्रॉफिट देख रहे, उससे ज्यादा उनकी। तो बेसिक रूल्स क्या होने चाहिए एक बिगिनर के लिए जब वो मार्केट में एंट्री लेता है? तो देखो जी, बिगिनर्स के लिए पहले तो अपना जो भी आपकी इनकम है, एसआईपीज इंडिया में चलते हैं, एसआईपी शुरू करो एज सुन एज पॉसिबल। तो उसमें क्या है, डॉलर कॉस्ट एवरेज होती रहती है आपकी। तो अब जैसे नीचे हुई है मार्केट, थोड़ी सी इंडिया की करेक्शन हुई पिछले है, लास्ट ईयर हम देख रहे हैं लगातार नीचे चल रही है। तो क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ी है, तो थोड़ी सी ये हेल्दी करेक्शन होती है, कोई क्लैप्स नहीं है। लोग जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको नुकसान है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनसे पूछ के देखो, उन्होंने एक शेयर 5 रुपए का लिया, अब 500 से वो 250 आ गया, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको तो फिर भी वो कहता है अभी और ले सकता हूं मैं, 250 में सस्ता मिल रहा है। अच्छी कंपनियों को चुनो, हर बंदे में इतनी काबिलियत नहीं होती कि कंपनीज इंडिविजुअल चुनो। तो ईटीएफ्स लो, म्यूचुअल फंड्स लो, सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है तो बैंक का निफ्टी खरीद लो। तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करो और लंबे दौरान के लिए करो, लंबे अरसे के। ये नहीं कि 6 महीने बाद 2 महीने बाद हमें किसी से उधार लेके या कोई चीज़ कहीं से लेके कमेटी कमूटी उठा के और आप शेयरों में डाल दो। लॉन्ग टर्म हमें शेयर लॉन्ग मार्केट टर्म में इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान नहीं होगा। तो इंडियन के इन्वेस्टर्स के लिए, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए मेरे को तो ये मेरी यही सलाह है कि बिल्कुल बचो इससे,
जो डे ट्रेडिंग, ये जो चार्ट्स बेचते हैं, ये बेचते हैं, ये प्रोग्राम ले लो, इससे ये हो जाएगा। अरे भैया, सब धंधे उनके अपनी कमाई करने के लिए हैं, आप उनकी जेबें मत भरो। कमीशन दे दे के स्टॉक एक्सचेंजेस की कमाई मत भरो, स्टॉक ब्रोकर्स की जेबें मत भरो, ठीक है ना। हब स्टॉक ब्रोकर की बिल्डिंगें देखो कितनी बड़ी बड़ी होती जा रही हैं, तो कौन भर रहा है उनको। एक बात और, ट्रेडिंग में मत पड़ो, क्योंकि ट्रेडिंग में वेल्थ जनरेट नहीं होती। ट्रेडिंग में हम 4 आदमी खेल रहे हैं, आपका पैसा मेरी जेब में, मेरा उसकी जेब में, उसका उस, आपस में ही पैसा कोई जनरेट नहीं हो रहा। जब निवेश करते हो आप, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पैसा जनरेट हो रहा है इन द लॉन्ग रन। शेयर रिलायंस का 1000 से 2000 हो गया, सब बंदों ने कमाया पैसा। लेकिन सर लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, उन्हें लगता है कि अभी जैसे अगर हम लास्ट ईयर की इंडियन मार्केट की मैं बात करता हूँ, अगर लोगों ने कोई 500 का शेयर खरीदा था एक साल पहले, तो वो आज शेयर 200-250 पे आ गया। मैं किसी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लोगों ने 700 रुपए तक में खरीदा, वो शेयर 400-450 की एवरेज में चल रहा, तो लोगों को लगता है कि यार ये लॉस में जा रहा है, मैं निकल जाता हूँ बाहर। यहाँ पेशेंस की कमी क्यों आ जाती है? क्यों वो वेट नहीं करते कि जब मैंने 1 साल वेट किया लॉस में, तो मैं और 2 साल वेट क्यों ना करूँ इसको ऊपर क्रॉस करने के? क्योंकि वो बोरोड मनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने कहीं से एक लेके लगाया निकाल के पैसा। दूसरी जगह लगा रखी होती है। हमें पता है अभी शादी है, घर में पैसे पड़े हुए हैं 2 लाख रुपए, हम कहते हैं चलो 6 महीने बाद शादी है, अभी स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं, शादी तक तो ये डबल हो जाएंगे। शादी आ गई, 6 महीने हो गए, भाव आधा रह गया, तो शादी भी आधी रह गई, तब उनको बेचने पड़ते हैं लॉस पे। जो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करोगे, लीवरेज यूज़ करोगे, तो फिर आपको बेचने पड़ेंगे। एक वारन बफे की बहुत अच्छी बात है, ऐसी मतलब, व्हेन अदर्स गेट ग्रीडी यू बी फियरफुल। तो अगर दुनिया फियरफुल है तो आप ग्रीडी हो जाओ। आज मार्केट नीचे है, लोग SIPs बंद कर रहे हैं, बहुत से लोग। ओ भैया, उल्ट करना है, अब तो बढ़ानी है SIP। अब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको, अच्छी कंपनियों को इजी अच्छे भाव पे लेने की मौका है आपको, तो इसको मौके को का फायदा उठाओ। जो इन्वेस्टर होता है ना, वो नजर रखता है, 1 रुपए का 1 रुपया अगर आपके पास है, पूरा का रुपया नहीं खर्च करना। 50 पैसे लगा दिए अपने, 30 लगा दिए, 40 लगा दिए। मैं अपनी कैपिटल का 25% से ज्यादा कभी भी यूज नहीं करता। 75% मेरा कैश होता है हर टाइम। अब मार्केट अमेरिका के पिछले 3-4 दिन से काफी गिरी है, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी है, मैंने 20 पैसे और लगा दिया, मैं 40-45। जब अमेरिका की मार्केट आपकी गिरी, तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखो, एक जैसे ना हाथी के पांव में सबका पांव, अमेरिका ग्लोबल लीडर है, बिल्कुल है। फाइनेंशियल लीडर है। उसका फेड चीफ जो एक सेंटेंस कहता है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में सोना ऊपर नीचे हो जाता है। हम सोचते हैं कि शादियों का सीजन आ गया, सोना ऊपर हो गया, नीचे हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इन चीज़ों से नहीं फर्क पड़ता। अब ग्लोबल सिचुएशन, अमेरिका से ही सब कुछ चलना है, ये बात समझ लो आप। जो आदमी अमेरिका को मोहब्बत करते हैं, हेट करते हैं, ये सच्चाई यही है कि अमेरिका जो है ना, उसके पाँव में सब अमेरिका की सेंटीमेंट्स होते हैं। वो गिरती है मार्केट, लोग किसी तरफ देखते हैं कि यार ये गिर रहा है। जैसे बैंक के ले लो, अगर HDFC बैंक है, उसका प्राइस गिरेगा तो लोग सोचेंगे SBI गिरेगा, तो यार बैंकिंग सेक्टर, छोटे बड़े बैंक वैसे ही उसको देख के गिर जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका की मार्केट गिरती है तो बाकी दुनिया की मार्केट। लेकिन इंडिया की मार्केट मेरे ख्याल से, पर्सनल व्यू में, जितनी करेक्ट होनी थी हो चुकी, क्लोज टू बॉटम है। मैं एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता, पर मेरे ख्याल से क्लोज टू बॉटम है। अब यहाँ से अप होनी शुरू हो सकती है मार्केट, चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ पे अच्छा सर, एक मिथ और है जो मैं बहुत सुनता हूँ लोगों से, ये मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है कि जब मार्केट के अंदर करेक्शन शुरू होता है, तो करेक्शन का एक रीजन ये होता है कि जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स है ना, वो बेच के निकल जाएंगे, तब मार्केट स्टेबल इजिली कर पाएंगे, तब वो ग्रो कर पाते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये वीक हैंड्स कहते हैं, हम इन्हें स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं वीक हैंड्स। जो क्या होता है कि लोगों ने इधर उधर पैसे पकड़ के, इधर करके उधर करके पैसे लगा दिए, वो वीक हैंड्स हैं, वो होल्डिंग नहीं कर पा रहे। तो वो जब शेयर प्राइस नीचे गिरेगा ना, वो निकल जाएंगे। एक 100 रुपए वाला शेयर 90 आया, काफी कमजोर खिलाड़ी निकल जाएंगे, उनमें नुकसान सहने की ताकत नहीं है। 80 आएगा, बाकी वाले निकल जाएंगे, 70 आएगा, बाकी वाले निकल जाएंगे। तो उसके बाद रह जाएंगे बहुत कम, जिनके पास पेशेंस है वो रुक जाएंगे। तो फिर आएंगे इन्वेस्टर, वो कहेंगे यार ये अब इसकी वैल्यू है, वर्थ है, इसको बाइंग प्राइस है, तो उसमें वो एंटर करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता सेलर्स खत्म हो जाएंगे। तो शेयर कैसे बढ़ता है? बायर्स ज्यादा हो, सेलर्स कम हो। तो सेलर्स वहां पे 60 पे आके खत्म हो गए, ठीक है ना। तो 100 से लेके 60 तक सब वीक हैंड्स निकल गए मार्केट से। अब वो शेयर का प्राइस 60 से 65, 70 होगा, 75 होगा। फिर वही लोग, जब 100 हो जाएगा या 90 हो जाएगा, वही लोग फिर पैसा उधार लेके फिर दोबारा मार्केट में आएंगे। सियाने बंदे 60 में लेके 90 में निकल जाएंगे। तो ये होती है
आम जो लोग है ना, हमने भी यही सीखा है। तो ऐसे ही आप किया है। यूएस में किस तरह से प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, आपका माइंडसेट क्या रहता है? क्योंकि इंडियंस का माइंडसेट ना प्रॉफिट बुकिंग का ये रहता है कि अगर मुझे 20-25 रुपए भी शेयर पर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं निकल जाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म पे नहीं जाऊंगा, शॉर्ट टर्म में मैं 2-4 महीने में निकल जाऊंगा। यूएस में रहकर आपका माइंडसेट क्या कहता है? गुड क्वेश्चन आमिर। मेरे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं, हर की स्ट्रेटजी अलग से है। एक अकाउंट मेरा ये है कि जिसमें मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मैं, बाय नहीं करता, ऑप्शन सेल करता हूँ। कवर्ड कॉल बेचता हूँ, डिविडेंड वाली अच्छी कंपनियां लेके उनकी कवर्ड कॉल्स बेच देता हूँ, नीचे पुट्स बेच देता हूँ, स्ट्रेंगल कहते हैं उसे। तो इस तरह से एक अकाउंट मेरा वो है, मेरे को 20-25% रिटर्न उसमें से इजी आता है। तो अब आप कहेंगे यार 20-25% तो कुछ नहीं होता, राइट? तो एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा आया मेरे पास, यार 20-25%, मैंने कहा 20-25% रिटर्न की मैं तेरे को गारंटी देता हूँ। गारंटी मतलब चांसेस हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके 20-25% रिटर्न आ जाएगा। नहीं यार, कोई बढ़िया सी बात बताओ, तेरे को 35 साल हो गए काम करते हुए, तो 20-25% रिटर्न नहीं यार, कुछ ज़्यादा हो। तो मैंने कहा कितने साल से काम करते? 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं कहा यार पिछले 3 साल में आपका रिटर्न क्या है? तीनों सालों में नेगेटिव है। तो मैंने कहा भैया 3 साल से तो नेगेटिव कर रहा, मैं तेरे को +20 बता रहा अभी, और तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो तू नेगेटिव ही चल। फिर बिल्कुल सही मेरी बात है। बात तेरी सलाह बात नहीं समझ आनी। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन जेन्युइन होनी चाहिए। मैं उसमें ऑप्शंस बेचता हूँ। दूसरा स्टॉक है, मैं अच्छे शेयर्स होल्ड करके रखता हूँ। फिर रख लिए, ले लिए, उनको बेचना ही नहीं है। 5 साल 10 साल जब मन आए, उनका ये नहीं मैं देखता भाव गिर गया, गिरे तो मैं और खुश होता हूँ कि भैया ये तो मेरे को 10 में खरीदा, 5 में मिल रहा है, ले लो यार। एनवीडिया का शेयर नीचे आया, 150 से डॉलर से नीचे आ गया, तो अब मैंने परचेज किए, ठीक है ना। एएमडी है और कई कंपनीज हैं, उनका आपका टेस्ला था, नीचे आए, मेरे पास ड्राई पाउडर था तो मैंने और इन्वेस्ट किया। तो आई एम हैप्पी कि वो नीचे आया है। मैं इससे दुख नहीं होता कि मेरा 100 वाला जो है 60 रुपए रह गया। मैं तो कहता हूँ मुझे को और अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर मार्केट डाउन आ रही है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज उसे कह राइट सकते हैं। राइट राइट। और ट्रेडिंग से बचो। एक मैं इसके ऑप्शंस बेचता हूँ, ऑप्शन बेचने में डेफिनेट कमाई है, पक्की कमाई है। लेकिन सभी लोग ऐसा कोशिश ना करें, क्योंकि इतने सालों के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, उसका स्ट्राइक प्राइस क्या होना है, उसकी ड्यूरेशन, आपने एक्सपायरेशन डेट क्या रखनी है, स्टॉक को कौन सा सिलेक्ट करना है। अब तो मुझे एक सज्जन है यहाँ पे दिल्ली में, बहुत अच्छा स्टॉक का काम करते हैं, तो वो बता रहे थे कि वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि ये स्ट्रेंगल जो है, जो मेरी ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ ऑप्शन में, उसका वो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं उस तरीके से। अच्छा। वो भी यही करते हैं। तो वो मार्केट में आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप पैसा लगाया, वो ऑटोमेटिकली एआई जो है टॉप 10 स्टॉक्स है वो सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह से अब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। तो स्टॉक मार्केट देखो जी, इंडिया की स्टॉक मार्केट आप 20 साल बाद देख लेना, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ऊपर जाएगी, सोच भी नहीं सकते। आपको पता है इंडिया की टॉप कंपनी जो है, इंडिया की टॉप 100 में कौन सी है? इंडिया कंपनी 3 कंपनी है सिर्फ। रिलायंस इज वन ऑफ देम, 63 पे के 64 नंबर पे आती है रिलायंस। अब तो शायद और नीचे चलेगी हो। तो पता है रिलायंस ने कहाँ बनना? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, राइट? रिलायंस ने टॉप 10 में आना है। तो अंदाजा लगाओ टॉप 10 में रिलायंस क्यों नहीं आएगा। तो आप 20 साल बाद सोचो, रिलायंस 63वें नंबर से जब टॉप 10 में आएगा, कितना इसका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, कितने जिसके इसकी बाद शेयर profitability- होगा वो तो अरबपति बन Yes, जाएगा। इसका हम तो ये सोचते हैं रिलायंस, यार हमने देखा हुआ है रिलायंस का 100 रुपए 150 रुपए का भाव अब हो रखा 3000 रुपए बोनस एक के बाद। वायरल भी हुआ था पेपर, आपने देखो, एचडीएफसी के 300 रुपए के शेयर थे, आज वो 12 लाख रुपए के हो गए। यस। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ। सत्यम कंप्यूटर एक कंपनी थी, होल्डिंग में कितना होता है, तो 8 रुपए रेट था इसका जब मैं इंडिया में स्टॉक मार्केट में काम करता था। तो 8 8.5 रुपए रेट था, हजारों शेयर ट्रेडिंग करते थे, यहाँ से लिया वहां से बेच दिया, क्लबों में काम होता था उस जमाने में। तो 10-10 20-20 हजार शेयर जो उसके है मेरे पड़े रहते थे अलमीरा में, ठीक है। तो बेचते खरीदते वक्त बीता, वो चला गया, सत्यम कंप्यूटर ऊपर जाना शुरू हो गया। एक दिन हम स्टील की अलमीरा होती थी, तो मेरी वाइफ सफाई कर रही थी, वहाँ पे ना अखबार बिछाई होती थी अपनी स्टील अलमीरा में। पता नहीं आपने जो चीज़ें देखी कि नहीं, अखबारों के ऊपर कपड़े रखे होते हैं हमें। तो अखबार के नीचे भाई साहब 100 शेयर एक सत्यम कंप्यूटर का मिल गया हमें। आपको अपने उसमें ट्रांसफर डीड लगी होती थी उस जमाने में, अब तो डिजिटल होते हैं ना शेयर, डीमैट अकाउंट होता है, तो उसके साथ ट्रांसफर डीड लगी होती थी। तो वो मिल गया। तो कही ये क्या, मैंने को तो भाव 7,000 रुपए भाई साहब उसका भाव, सत्यम कंप्यूटर का 7 लाख। मैंने 100 शेयर बेचा, 7 लाख रुपए कमाए। एक जो शेयर 800 रुपए का था, बहुत ज्यादा सालों के बाद भी नहीं, मतलब 8-10 साल भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो लेस देन 8-10 ईयर्स, तो 7,000 में उसका 7 लाख रुपए बेचा 100 शेयर। ये होती है कंपाउंडिंग, होल्डिंग,
में कमाई। तो मैं अगर वैसे होता तो 20 में बेच देता, 30 में बेच देता, 40 में बेच देता, अगर मेरे को पता होता। वो चोरी से पड़ा रह गया नीचे कहीं अखबार के नीचे, तो 7 लाख बने। तो इसलिए लेके भूलो, उसे कहीं छिपा दो, ऐसे ताले में लगा दो, उसकी चाबी फेंक दो। टेस्ला जिसने 10, मेरा एक कुलीग है कसिनो में काम करता था, $10 में उसने टेस्ला लिया, $10 में। जैसे बिटकॉइन ने भी लोगों की जिंदगियां बदल दी। यस यस, लेके लोगों रखो। ने 1,000 में खरीदे थे, करोड़ों बन गए वो उनके। सही सही बात है। तो इसमें इन्वेस्ट करो। और आपसे मैं एक और एक्सपेक्ट करता सवाल के, जैसे इंडियन रुपी डाउन जा रहा है, तो उसको हेज करने के लिए आप बिल्कुल लोगों को, मेरा क्वेश्चन था हाँ जी, कि तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। बिटकॉइन, डॉलर भी डेप्रिशिएट कर रहा है, आप लग रहा है डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। डॉलर की परचेजिंग पावर बहुत, क्योंकि ये जो करेंसी होती है ना, ये रिलेटिव होती है। अब रुपी भी गिरा है तो आपको लगता है डॉलर स्ट्रांग हुआ है, डॉलर स्ट्रांग नहीं हुआ, डॉलर वीक हुआ है। सोने के प्राइस से आप लगाओ, बिटकॉइन के प्राइस से आप अंदाजा लगाओ, परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर हैज गॉन डाउन। एक कॉफी जो है हमें $1.5 की जब मिलती थी, आज वही कॉफी $3 की मिल रही है। तो हमें $3 चाहिए, तो रूपी जो डॉलर की प्राइस है वो गिरी है, ठीक है। तो करेंसी, सारी फिएट करेंसी दुनिया की गिर रही हैं, हर तरफ करेंसीज गिर रही हैं, ठीक है ना। लेकिन रिलेटिवली होता है, कोई कम गिर रही है, कोई ज्यादा गिर रही है, तो लगता है वो ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है ना। तो आप अपने को, आपको हेज करो। बिटकॉइन में हर बंदा को, बिटकॉइन इज द फ्यूचर, बिटकॉइन में पैसे लगा के रखो। अगर आपके पास पैसे हैं, छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसियों की मैं बात नहीं करता, वो जुआ है, वो बन गई तो हीरो, नहीं तो जीरो। तो आप बिटकॉइन लीडर को चुनो, जो भी शेयर लेना है, जिस सेक्टर में लेना है, बैंकिंग सेक्टर में लेना है HDFC को पकड़ो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लेना है रिलायंस को पकड़ो, ठीक है ना। जो भी लीडर है उसको पकड़ो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कार टेस्ला से नीचे ना जाओ। जो लीडर है चिप्स की कंपनी में करना है, एनवीडिया लीडर, एनवीडिया में लगाओ। जो टॉप है लीडर, उसी पे लगाओ। बिटकॉइन इज द लीडर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन कभी नहीं मरेगा। बिटकॉइन 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है। जब भी मौका मिले, पैसे को प्रिजर्व करना है, बिटकॉइन खरीदो। सर, आज इंडियंस के लिए किस तरह का फ्यूचर प्लान होना चाहिए? आपके टिप्स क्या होंगे इसके? नहीं, स्टॉक मार्केट में या किस तरह? स्टॉक मार्केट। तो मैंने बताया, बाय करो और भूल जाओ। जो यंग बच्चे हैं उनके लिए तो यही है कि सिप रखो, स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है उसमें आप इंक्रीज कर दो, जब जब मार्केट गिरे थोड़ा इंक्रीज कर दो, तो भूल जाओ। वो कंपाउंडिंग इतना पैसा और बन जाता है। सेविंग्स के अगर हम नजर से देखें तो किस तरह से फ्यूचर प्लान करना चाहिए हमें? किस तरह से सेविंग्स अपनी बचा के रखें? सेविंग्स देखो जी, अननेसेसरी चीजें मत खरीदो। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप दिखावे में, फलाने ने फलानी कार ले ली, फलाने ने फलानी कार ले ली, अपनी जेब के हिसाब से करो। उधार मांगे, EMI जो है जहर है, EMI मत पालो। घर के अलावा आपकी मेरे हिसाब से EMI होनी नहीं चाहिए। घर के अलावा किसी चीज पे EMI नहीं होनी चाहिए। कार भी अगर आप EMI पे लेते हो तो उतनी कार लो जितने आपके पास 5 लाख रुपए, 5 लाख वाली कार ले लो, पे ऑफ करके लो, पैसे दे के लो। जितनी लाइबिलिटीज कम पालो। सबसे बड़ी बात तो ये, आपका भविष्य इसी तरीके से बन सकता है कि आप अपनी अननेसेसरी चीजों पे पैसे मत वेस्ट करो। बाहर खाने की जो टेंडेंसी बनी है, अपने घर पे अच्छा साफ सुथरा खाना बनाओ, पकाओ, बनाओ, खाओ। बाहर का ऑर्डर किया, बाहर का कितना बिल होता है जी, पता चलता है महीने में आपने इतना तो खाना बाहर से खा लिया। तो वो अनहाइजीनिक भी खाना होता है, साफ भी नहीं होता, आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा होता। घर का खाना सस्ता भी होता है। कितनी कितनी सब्जियां सस्ती यहाँ पे इंडिया में। अब तो फॉर्चुनेट हो, इतनी सस्ती सब्जियां मिल रही हैं इंडिया में। लो, बनाओ, घर पे कुक करो, खुद करो, उसको पैशन बनाओ अपना। मियाँ बीवी हो, दोनों मिलके बनाओ किचन में, साथ में रोमांस करो, साथ में गाने लगाओ अच्छे से, साथ में डांस करो, और खास में खाना बनाओ, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। हम दिखावे के लिए बाहर फलाना रेस्टोरेंट में गए हैं। एक इंडिया में मेरे को और बड़ी प्रॉब्लम है, दिखावे के लिए बहुत चीज हो रही है, ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड। अरे यार छोड़ो, कुछ नहीं रखा। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग जज करते हैं आपको, आप किस कार से उतरे हो, आपकी वैल्यू उस हिसाब से लगाते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कई बार ऑटो पकड़ के आता हूँ, इधर उधर जाना है, मुझे कन्वीनियंट लगता है, मजा आता है मुझे ऑटो में, हवा ठंडी लगती है, ठीक है। तो यार ऐसी कैसी जाना, नहीं नहीं कार से उतरना है। मेरे पास अरबों डॉलर भी हो, जब मुझे जिस बात में कन्वीनियंस है, जिसमें मजा आ रहा है, मैं मेट्रो में आता हूँ। मेट्रो इज वेरी कन्वीनियंट, ट्रैफिक को मैं बीट करता हूँ, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे को क्या कोई जज करेगा भी कैसे करता है, क्या करता है। जो मैंने पहना है, हु केयर्स। मैंने अपने पैसों से खरीदना, मैं ब्रांड पहनूं ना पहनूं। रोलेक्स की घड़ी नहीं, मैं $25-30 से ज्यादा की घड़ी नहीं मैं खरीदता। क्या जरूरत है, टाइम तो उसने वही बताना है। आप रोलेक्स दिखाने के लिए पहनाते हो, अपना घर बर्बाद कर लेते हो, और पैसा अपना सारा खराब करते हो। इन चीजों में बचो, दिखावे से बचो। ट्रैवलिंग करनी है उतनी करो जितनी आपको अफोर्ड कर सकते हो। लोन लेके चीजें मत लो। अपनी
फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो जाओ। वॉरेन बफे ने कहा था कि हम जब अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, तो जब ऐसा वक्त आ जाता है हम फिर जो नेसेसरी वाली चीजें हैं उनको भी बेचना पड़ जाता है हमें। तो उस सिचुएशन से बतो उसके पास अपनी खुद की 1970 की एक करोला है, अभी भी वो खुद ड्राइव करता है। वॉरेन बफे दुनिया का सबसे रिच आदमी है। तो सीखो उससे कुछ। कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई क्या आपके बारे में जज करता है, नोबडी केयर्स। कोई आपका बिल नहीं देने आएगा। मुसीबत आएगी आपको अपना ही देखना पड़ेगा। किस्त आपकी कोई कहता है कि ईएमआई मैं तेरी दे दूंगा, तेरी कार बहुत अच्छी है, झूठे यहाँ लेने समझने की जरूरत है, जो इंडियंस गलतियां अभी तक कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहे। राइट राइट। और इस पॉडकास्ट को देखकर तो मुझे तो बहुत मजा आया। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था कि पॉडकास्ट में मैं खत्म करूं, लेकिन टाइम को देख के चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत शानदार ये पॉडकास्ट आपके साथ रहा। मतलब अमेरिका वाली चीजें आपने किस तरह से डिस्क्राइब करी, चीजों को आपने एक्सप्लेन अच्छे से करा। शेयर मार्केट जो मिथ लोगों के बीच में था वो आपने एकदम क्लियर कर दिया। और जो लोग अभी भी अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते आपने आसान कर दिए कि वो कैसे जा सकते हैं और कैसे नहीं जा सकते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आमिर फॉर गिविंग मी चांस। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मैं 61 साल का हो गया हूँ। मैंने धक्के बहुत खाए हैं। अब मेरा ये पर्पस ये है कि अब जो मैंने गलतियां करी हैं आगे वाली जनरेशन को मैं ज्ञान अपना दे सकूँ ताकि वो गलतियां ना करें जो मैंने 60 साल में अचीव किया वो 30 साल की उम्र में अचीव कर लें। बिल्कुल, और ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर 30 साल में अचीव करना है तो सर को सुनना है, क्योंकि सर जो समझा रहे हैं शायद ही कोई आज के डेट में ऐसा समझा पा रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।